हरिपुर में रहने वाले बूढ़े रामदास की एक कन्या थी प्रभा, जो जन्म से ही गूंगी थी, किंतु वह बहरी ना थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाले नंदू को बचपन से ही प्रभा से बहुत ही लगाव था। वे साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, वसंतपुर के महाराज अनंगपाल सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी बसंतपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद वसंतपुर जाकर महाराज अनंगपाल सिंह को काफ़ी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी प्रभा? प्रभा ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। नंदू की बात सुनकर वह वहाँ से चली गई। अपने घर पहुँचने पर वह सोचने लगी, नंदू बहुत ही गरीब है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वो कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी तरफ नंदू भी बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था, प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसकी इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा का पिता बूढ़ा रामदास भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहता था। दिन यूं ही बीत रहे थे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, बूढ़ा रामदास जब अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। तब उसकी बेटी प्रभा ने देखा कि उसका पिता बहुत ही बीमार है, तो वो नंदू को बुलाकर घर में ले आई। नंदू ने जब रामदास की तबीयत खराब देखी तो वो तुरंत वैद्य जी को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी के द्वारा दी गई औषधियों का रामदास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक दोस्त शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और ये पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। और फिर उसी दिन रामदास की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। नंदू की माँ ने गूंगी प्रभा को बहुत ही दिलासा दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं ना। अगले दिन जब नंदू प्रभा के घर पर आया तो उसने देखा कि प्रभा अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वह समझ गया कि प्रभा कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहाँ जा रही हो प्रभा? प्रभा ने इशारों ही इशारों में नंदू को बता दिया कि वह राजापुर जा रही है। तब नंदू उदास हो गया। क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती प्रभा, मेरे साथ मेरी बनकर? मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों ही इशारों में नंदू को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र ना करे, वह चली जाएगी। प्रभा जब राजापुर गांव में पहुंची तब वहां का नज़ारा देखकर वो बहुत ही डर गई। असल में राजापुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। राजापुर में हर जगह पर मृत्यु का तांडव देखती हुई प्रभा एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराहने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर
वह रुक गई। वह झोपड़ी के अंदर गई। तब बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रभा ये नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के यहाँ पर आ पहुंची है। वो आदमी बोला, मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो, वो सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वो मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची, मगर ये क्या, तांत्रिक शंखनाद तो मर चुका था। प्रभा ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहाँ पर जाऊं और क्या कहूँ। इतने लंबे सफर के बाद प्रभा को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वो कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहाँ पर एक छोकरी है। असल बात ये थी कि राजापुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज़ सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाद की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी प्रभा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वो सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज़ कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ प्रभा सोच रही थी, ओह मैं सचमुच बोलने लगी हूँ, लगता है वो कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब प्रभा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करे तेरी टांगें टूट जाएं, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाएं। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। प्रभा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगें भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वह घबराकर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है, उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगें टूट जाएं और वो लंगड़ा हो जाए, तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वह अंधा हो गया। अवश्य ही वो कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूँ हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहाँ से भाग चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ प्रभा और वो अपाहिज डाकू ही बाकी रह गया था। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वह प्रभा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझ अंधे और अपाहिज को यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ, तुम तो चल भी नहीं सकते, और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। प्रभा की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रभा सोचने लगी, वाह ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्दी ही वह राजापुर गांव की सीमा से बाहर आ गई। फिर एक अन्य गांव वसंतपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं।
कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है। यहीं किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ बाबा। रात भर के लिए मुझे यहाँ पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वो और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज़्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठा कर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वो राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा अंगपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियाँ दी जाएंगी। तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर प्रभा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब प्रभा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़ थी और वो विशालकाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। प्रभा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह के पास पहुंची और वह कहने लगे, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंगपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां प्रभा रुकी हुई थी। उसने प्रभा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रभा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रभा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सच हो गया। जरूर ही ये कोई मायावनी है। और वह प्रभा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। मैं सेनापति ही हूँ महाराज, मगर मेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूँगा। राजा अनंगपाल सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहाँ सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रभा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की प्रभा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति से प्रभा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा अनंगपाल सिंह चिंतित होकर विचार विमर्श करने के लिए
अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री विचारसेन ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। और फिर महामंत्री विचारसेन ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा अनंगपाल सिंह और सेनापति को बता दी और कहा, यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचारसेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रभा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गईं। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा अनंगपाल ने महामंत्री विचारसेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। प्रभा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। और राजा अनंगपाल के इरादों से बेखबर प्रभा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा अनंग सिंह ने फिर से प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहाँ की नदियाँ सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए, किंतु महाराज मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से ये प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। और प्रभा ने जब ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा अनंगपाल सिंह व उसके महामंत्री विचारसेन को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह महामंत्री, ये तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। प्रभा ये नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा अनंगपाल ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी प्रभा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर नौकरानियां हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब प्रभा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ धमके और सोती हुई प्रभा को पलंग सहित उठाकर ले गए। प्रभा के महल के नौकर नौकरानियों को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब प्रभा की आंख खुली तो वो कहने लगी, अरे मैं कहाँ पर हूँ और आप सब कौन हैं? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री विचारसेन के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री विचारसेन ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूँ कुमारी जी, हमारे राजा अनंगपाल ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा ना बन जाएं। मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है।
इसीलिए महाराज अनंगपाल ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। और फिर महामंत्री विचारसेन ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से प्रभा को ये विश्वास दिला दिया कि राजा अनंगपाल सिंह सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज अनंगपाल सिंह व उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूँगा और राजा बन जाऊँगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूँगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। प्रभा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री विचारसेन मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल विचारसेन के सभी सैनिक प्रभा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में प्रभा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री विचारसेन के दिमाग में राजा अनंगपाल सिंह को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके प्रभा के सभी नौकर नौकरानियों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज अनंगपाल सिंह ने तो प्रभा के किसी बुरे की कल्पना तक न की थी। फिर प्रभा के कहने पर वो सभी सैनिक महाराजा अनंगपाल के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री विचारसेन ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने प्रभा को कहा, प्रभा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री विचारसेन की बातों से एक कामना अवश्य प्रभा के दिल में घर कर गई थी और वह थी महारानी बनने की। वह निसंकोच होकर बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा ही अंतर है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की तो मैं स्वयं भी कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र के साथ तो मेरा विवाह कर ही सकते हैं। हमारे बेटे से? राजा अनंगपाल सिंह को एकाएक हंसी आ गई और फिर उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आईं और वह बोले, बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, किंतु मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व जब वह 10 साल का था एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, परंतु एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वो मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन के बाद से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बिटिया है। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की है और वह उम्र में तुमसे बहुत ही छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं वसंतपुर की महारानी बनना ही चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। प्रभा की जिद के आगे महाराज स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद महाराज जब अपने कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत ही उदास हैं। राजा अनंगपाल ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बता दिया और प्रभा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। महारानी, उस लड़की की वाणी में बहुत ही ताकत है। वो जो कुछ भी कहती है वो सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। और फिर अगले दिन महाराज ने प्रभा से कहा, बिटिया, हमने फैसला किया है कि कल सुबह ही सुबह
तुम्हारे राजमहल के बाहर जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम्हारा विवाह करके उसे अपना राजपाट सौंप देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा अनंगपाल की बात सुनकर प्रभा बहुत ही प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को प्रभा का बचपन का साथी नंदू चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर बसंतपुर आया। उसे पता चला था कि महाराज अनंगपाल सिंह को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही नंदू लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से प्रभा भी बाहर निकल आई। अरे नंदू, तुम यहाँ पर हो? प्रभा, तुम राजमहल में, और तुम बोलने कैसे लगी? तभी राजा अनंगपाल सिंह वहां पर आ पहुंचे। प्रभा बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी ही धूमधाम से नंदू और प्रभा का विवाह संपन्न हो गया। प्रभा का कन्यादान स्वयं राजा अनंगपाल सिंह ने और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद महाराज ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य त्याग देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर प्रभा व नंदू ने राजा अनंगपाल सिंह व उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट और लजीज पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, किंतु भोजन करने के बाद अचानक प्रभा को चक्कर आने लगे और वह बोली, उफ, मुझे ये क्या हो रहा है? यही हाल नंदू का भी था और वह बोला, प्रभा, हमें जरूर ही जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। उफ, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम हरिपुर गांव में ही गूंगी प्रभा के रूप में मुझे पति मान लेती तो बेहतर होता। वास्तव में राजा अनंगपाल सिंह ने दोनों के भोजन में विष मिला दिया था। तब प्रभा बोली, आह, मैं मरना नहीं चाहती नंदू। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। हाय, मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से प्रभा व नंदू तुरंत अपने होश खो बैठे, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। नंदू ने कहा, अरे हम कहाँ पर आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? प्रभा, अरे प्रभा, तुम ही हो? प्रभा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह जुबान से कुछ ना कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक शंखनाद के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर चमत्कारी वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब नंदू ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने ये भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर खैर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है प्रभा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी प्रभा बहुत ही खुश थी, क्योंकि नंदू के रूप में उसे बहुत ही प्यार करने वाला पति मिल चुका था और नंदू की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। नौबतपुर राज्य के राजा चितरंजन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उसके राज्य में चारों ओर बहुत ही खुशहाली थी। राजा चितरंजन का एक छोटा भाई था जिसका नाम था जयरंजन। राजा चितरंजन के कोई अपनी संतान नहीं थी, इसीलिए वो अपने छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजय रंजन को बहुत ही प्यार करता था। एक दिन दोनों भाई अपने राज्य के किसी विषय पर आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सेवक ने कमरे में प्रवेश किया और वह बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। बोला, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सेवक, तुम घबराए हुए क्यों हो? महाराज, सूचना ये है कि महारानी केतकी आपके छोटे भाई की पत्नी सुहासिनी झील में नौका विहार करते हुए डूब गए हैं। वो नाव दुर्घटना का शिकार हो गई और कोई नहीं बच सका। ओह मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? अब इस परिवार में केवल राजा, उनका भाई
और उनका भतीजा विजय रंजन ही बचा था। दोनों भाई दुख के सागर में डूब गए थे। अभी इस दुर्घटना को केवल 2 ही दिन हुए थे कि अचानक जय रंजन दर्द से कराहने लगा। पल भर में उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। वो बोला, भैया ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे दिल से मेरे शरीर को खींचकर बाहर निकाल रहा हो। आह, बहुत दर्द हो रहा है। जय रंजन मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ। भैया, राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना कहो जय रंजन, दुख की इस घड़ी में तुम मेरा साथ ना छोड़ो। भैया, मौत सामने खड़ी है, मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो जय रंजन, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं उस बात को पूरी करूँगा। भैया, मेरे बाद विजय रंजन को पिता के प्यार की कभी कमी ना महसूस होने देना। इसे अपने पुत्र की भांति ही पालना, इसकी रक्षा करना। जय रंजन, ये भी कोई कहने की बात है? विजय रंजन के सिवा अब मेरा इस दुनिया में कौन है? विश्वास रखो, मैं विजय रंजन को पुत्र के समान ही पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजय रंजन ही इस देश का राजा होगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजय रंजन के जीवन की रक्षा करूँगा। आह भैया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, कहकर विजय रंजन ने अपनी आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जय रंजन, तुम भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा ने अपने भतीजे को अपने पुत्र की भांति पाला। उसे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। अब विजय रंजन जवान हो चुका था। एक दिन जब युवराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब महाराज के दरबार में एक पंडित जी पधारे जो ज्योतिष विद्या के जानकार थे। राजा ने उनका स्वागत किया और तब उनसे युवराज बन चुके विजय रंजन का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष महाराज ने अपनी गणना करने के पश्चात अकेले में महाराज को बताया, युवराज विजय रंजन आपका वास्तविक पुत्र नहीं है। जी पंडित जी, तो सुनिए महाराज, मेरे विचार में आप युवराज को देश निकाला दे दीजिए, क्योंकि मेरी विद्या ये कहती है कि कुछ समय के पश्चात युवराज आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, वो तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। महाराज, मेरी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। यही सत्य है कि वो शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसीलिए मेरा विचार यही है कि आप आज ही उसे देश निकाला दे दीजिए, तो शायद आप बच सकते हैं। परंतु पंडित जी, मैंने उसके मरते पिता को वचन दिया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और मेरे बाद वही मेरा उत्तराधिकारी भी होगा। मैं वचन भंग नहीं कर सकता। महाराज, मेरा काम आपको सावधान करना था, आगे आपकी इच्छा। ज्योतिषाचार्य वहां से चले गए और महाराज गहरी चिंता में डूब गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो महाराज इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। कुछ दिनों के बाद युवराज फिर से शिकार खेलने के लिए वन में गया। जैसे ही वो वन में पहुंचा, उसे बहुत ही सुंदर हिरन दिखाई दिया। युवराज ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया, परंतु हिरन बहुत ही तेज गति से उछलता कूदता न जाने झाड़ियों में कहाँ छिप गया। तब युवराज सोचने लगा, हिरन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया वो। तभी युवराज की दृष्टि एक ओर पड़ी। उसने देखा कि एक ऋषि महाराज नदी में नहा रहे थे। वह सोचने लगा, मुझे उनके पास चलकर हिरन के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता उन्होंने हिरन को देखा हो। विजय रंजन घोड़े से उतरकर ऋषि की ओर चल पड़ा और ऋषि के निकट पहुंचने पर उसने पूछा, ऐ ऋषिवर, क्या तुमने इस ओर से किसी हिरन को जाते हुए देखा है? ऋषि ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे हिरन के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। युवक, क्या एक निरीह जानवर को अपने शौक के लिए मारना उचित है? ऋषि की बात सुनकर विजय रंजन की त्योरियां चढ़ गई और वह गुस्से में बोला,
ऐ ऋषि, जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नौबतपुर का युवराज विजय रंजन हूँ। जल्दी से उस हिरन के विषय में मुझे बता दो। युवराज, मेरी बात मान जाओ और उस बेजुबान हिरन का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन को बहलाने के लिए और भी कई साधन हैं इस दुनिया में। तुम उन साधनों से अपना मन बहलाओ। हिरन को मारकर उसकी हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मूर्ख ऋषि, तू बहुत ही बोलता है। लगता है मुझे तुम्हारी इस उदंडता का मजा चखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर ऋषि हंस पड़े और बोले, युवराज, तुम किस प्रकार मुझे मजा चखाओगे, जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, मैं अभी दिखाता हूँ। ये कहते ही अगले पल युवराज ने ऋषि के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। युवराज, तुम्हें बहुत ही गुमान है तुम्हारे ऊपर। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी इस धृष्टता का दंड ना दिलवाया तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं। युवराज ने हंसकर कहा, लगता है थप्पड़ खाकर अभी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। युवराज, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, बहुत ही महंगा। ऋषि ने क्रोध भरी दृष्टि विजय रंजन पर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद युवराज सोचने लगा, इस ऋषि ने शिकार खेलने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर विजय रंजन बिना शिकार खेले ही उसी समय नौबतपुर की ओर वापस चल दिया। जैसे ही वो अपने महल के बाहर पहुंचा, तभी एक सेवक आया। युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है, लेकिन क्यों? कारण मुझे नहीं पता युवराज। कुछ देर के बाद वह जब दरबार में पहुंचा, तब वहां पर वो ऋषि पहले से ही मौजूद थे। उसे देखते ही युवराज ने सोचा, अरे ये तो वही ऋषि है जिसको मैंने वन में थप्पड़ मारा था। तो क्या ये ऋषि वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आ गया? विजय रंजन राजा चितरंजन के पास जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, ये ऋषिवर तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इनको थप्पड़ मारा है? सारी बात सुनकर विजय रंजन सकपका गया। पिताजी महाराज, हाँ, मैंने ही इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? इस साधु ने मुझे हिरन का शिकार करने से रोका था और मेरे साथ बड़ी ही उदंडता से पेश आया था, इसीलिए मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उदंडता है? क्या किसी निरीह जानवर के बचाव में बोलना उदंडता है? विजय रंजन से चितरंजन के प्रश्नों का उत्तर न देते बना। यह सब देखकर राजा ने युवराज से कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य ऋषि का अपमान किया है, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इनसे क्षमा मांगो। पिताजी, ये आप क्या कहते हैं? मैं ठीक कहता हूँ युवराज। इस ऋषि को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी ही होगी। युवराज सोचने लगा, पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। मन ही मन में क्रोध से कांपते हुए युवराज ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, ऋषि महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वह करके दिखा दिया, अब मेरे दिल को चैन मिल गया है। इसके बाद ऋषि महाराज दरबार से चले गए। युवराज विजय रंजन भी क्रोध में उबलता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंच गया। वह मन ही मन में बहुत क्रोधित हो रहा था और सोच रहा था, आज भरे दरबार में पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण ऋषि से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी, आइए प्रधानमंत्री जी, कहिए कैसे आना हुआ? युवराज, इस समय मैं आपके पास खेद प्रकट करने आया हूँ। खेद? किस बात का खेद प्रधानमंत्री जी? युवराज, आज भरे दरबार में महाराज ने
जिस प्रकार आपका अपमान किया था उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। एक ऋषि से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने ठीक नहीं किया युवराज। प्रधानमंत्री जी, हमें उस घटना की याद ना दिलाइए। जैसे भी हो हम उस घटना को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है युवराज, यदि ऐसी बात है तो अब इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि सगा सगा होता है और सोतेला आखिर सोतेला ही होता है। यदि आप महाराज के सगे बेटे होते तो महाराज कभी आपके साथ ये अन्याय ना करते। प्रधानमंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बस बस युवराज, ज़्यादा बड़ाई ना कीजिए महाराज की। देख लिया आज तुम्हारे प्रति उनका कितना स्नेह है। युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वो कैसे प्रधानमंत्री जी? महाराज के खिलाफ बगावत करके। ये क्या कहते हो प्रधानमंत्री? मैं महाराज के खिलाफ बगावत? लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक तो तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे और दूसरे तुम आसानी से नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक ना एक दिन तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर मैं बगावत क्यों करूं? आप बड़े ही भोले हैं। जरा सोचिए तो, जब महाराज बिना किसी कारण से भरे दरबार में आपका इस प्रकार से अपमान कर सकते हैं तो समय आने पर वो आपके स्थान पर किसी दूसरे को भी राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री, आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। बताइए हमें क्या करना होगा? युवराज, महल के सारे सेवकों और सैनिकों को मैं अपने साथ मिला चुका हूँ, बस आपके हाँ कहने की देर है। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना समझने के बाद, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, तो चलिए युवराज, इसी समय चलकर अपनी योजना को पूरा किया जाए। तब वे दोनों राजा चितरंजन के महल की ओर चल दिए। तुरंत ही वो राजा चितरंजन के शयन कक्ष में पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज मेरा अपमान करके आप चैन की नींद सो रहे हैं। युवराज, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम उदंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिता से किस प्रकार बात की जाती है? पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। विजय रंजन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ महाराज, कान खोल कर सुन लो। आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। मैं अभी तुम दोनों का इंतजाम किए देता हूँ। क्रोध में कांपते हुए राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। अरे कोई है? सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया और राजा ने आदेश दिया, इन दोनों दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर भी वो सैनिक चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर राजा ने कहा, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? चितरंजन, अब ये तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे सैनिक हैं, ये हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितरंजन, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी सबूत देख लो। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर राजा चितरंजन को पकड़ लिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच आई थीं। ये देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, सभी सैनिकों और सेवकों को हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में लेना है, उसके बाद शीघ्र ही आपको नौबतपुर का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत ने राज दरबार में घोषणा की। बड़े ही दुख के साथ ये घोषणा की जाती है कि कल रात से महाराज चितरंजन का कोई अता पता नहीं है। सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए
तो शयन कक्ष खाली पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना बताए कहाँ चले गए। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। ये घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा था। इधर कारागार में कैद चितरंजन सोच रहा था, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया है तो वह मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वो दोनों अपनी चाल में सफल हो जाएं, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। राजा चितरंजन महल के सभी रास्तों से परिचित था। वह उठा और उसने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मार दिए। अगले ही पल दीवार एक तरफ सरक गई और सीढ़ियां दिखाई देने लगी। ये एक गुप्त द्वार था। चितरंजन उस गुप्त द्वार में प्रवेश कर गया और उसके बाद वो दीवार पुनः बंद हो गई। राजा चितरंजन शीघ्रता से उस गुप्त रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही वो गुप्त रास्ते से होता हुआ नगर के बाहर एक वन में जा निकला। इधर कारागार के पहरेदारों ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी। प्रधानमंत्री जी, महाराज चितरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? ओह, लगता है चितरंजन किसी गुप्त रास्ते से भाग निकला है। वह सोचने लगा, चितरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इधर वन में भटकते भटकते राजा चितरंजन की भेंट ऋषि कृपाचार्य से हो गई। ये वही ऋषि थे जिसे एक समय युवराज ने थप्पड़ मारा था। ऋषि ने कहा, महाराज आप इस हालत में इस वन में? जी हाँ ऋषिवर। और फिर राजा ने सारी घटना ऋषि को बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि राजा को अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें जलपान करवाया। इसके बाद ऋषि बोले, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, आप कुछ समय तक यहीं पर रहें। सही समय आने पर मैं स्वयं आपको बताऊंगा और उस समय आप अपने राज्य वापस जाइएगा। तब तक आप यहीं पर रहिए। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चितरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी, बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तुम लिखो। मैं महाराज चितरंजन ये घोषणा करता हूँ। जैसे जैसे सर्वजीत बोलता गया, देशमुख वही पत्र में लिखता चला गया। प्रधानमंत्री ने एक धन की थैली उस आदमी को दी और कहा, लो देशमुख, ये तुम्हारा पुरस्कार। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे ये पत्र लिखवाया था। आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। अगले दिन राज दरबार में प्रधानमंत्री, युवराज और दरबारियों के अलावा प्रजा के कई लोग भी आए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रजाजनों, हमारे गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज की गई, लेकिन महाराज का कोई पता नहीं चला। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन का राज तिलक करता हूँ। तभी एक आदमी ने राज दरबार में प्रवेश किया और बोला, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चितरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लाए हो, लेकिन महाराज कहाँ पर हैं? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने
राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए। अब हमें राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम राज सुख से विरक्त हो चुके हैं। इसीलिए हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन। युवराज विजय रंजन की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। दरबारी क्रोध से भड़क गए। तो विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। युवराज सोचने लगा, जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने विजय रंजन को पकड़कर कारागार में डाल दिया। इधर राज दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? प्रजा ने कहा, हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन का आदेश हम स्वीकार करते हैं। उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में युवराज के पास पहुंचा। देखो युवराज, राजा बनकर मैं कैसा लगता हूँ। सर्वजीत, तुमने मेरे साथ घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वह तुझे मिल गया। अब मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहूँगा तो हल पर मेरी अंतर आत्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि मैंने तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर अपने देवता समान पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। ये सुनकर सर्वजीत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, विजय रंजन, तू क्या समझता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी मार दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा मत कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक ना सुनी और अट्टहास करता हुआ वहाँ से चला गया। अब इस घटना को कई माह बीत चुके थे। इधर महाराज चितरंजन वन में ऋषि के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, अब वो समय आ गया है जब आपको वापस अपने राज्य जाना चाहिए। मैंने अपने योग बल से ये जान लिया है कि युवराज इस समय कारागार में है। दुष्ट प्रधानमंत्री ने उसके साथ छल किया और विश्वासघात किया। इस समय प्रधानमंत्री सर्वजीत ही राज सिंहासन पर बैठा है। ये तो विजय रंजन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ऋषिवर? अब बाजी मेरे हाथों में नहीं है, सर्वजीत के हाथों में है। इसकी तुम फिक्र ना करो राजन, तुम मेरे साथ राज दरबार में चलोगे। फिर ऋषि ने राजा को कुछ समझाया और महाराज ने अपनी वेशभूषा बदल ली और एक साधु का वेश बना लिया। वे दोनों सर्वजीत के राज दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सका। सर्वजीत ने कहा, कहो साधु महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपको दान में धन चाहिए होगा, बताओ कितना धन दें आपको? मुझे तो तेरा राज सिंहासन चाहिए राजन। दुष्ट साधु, तेरी इतनी हिम्मत? अगले ही पल ऋषि ने कहा, धूर्त सर्वजीत, जिसे तू दुष्ट कहता है वो इस देश का राजा चितरंजन है। क्या चितरंजन? हाँ, अच्छी तरह से देख ले। ये कहते हुए राजा चितरंजन ने साधु का चोला उतारा और अपने असली रूप में आ गया। महाराज को देखते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। तब ऋषि महाराज ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं ऋषि कृपाचार्य हूँ। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनाने की घोषणा की गई हो। वो सर्वजीत की एक चाल थी। ये कहकर ऋषि ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। सर्वजीत हक्का बक्का ये सब कुछ देख रहा था। सारी बातें जानकर सभी दरबारी और प्रजाजन भड़क उठे और सर्वजीत को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे।
वह माफी मांगता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी। भीड़ उसे तब तक मारती रही जब तक वो बेदम होकर गिर ना गया। इसके बाद राजा चितरंजन ने युवराज को कारागार से निकलवाया। पिताजी महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए। दुष्ट सर्वजीत के बहकावे में आकर मैंने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया। युवराज, वो एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही अच्छा होता है। विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो गया था और राजा चितरंजन ने फिर से अपना राजपाट संभाल लिया। आज बुखार की हालत में रसोई घर में काम करती हुई अपनी पत्नी सुधा को देखकर राम प्रकाश जी बहुत ही बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे अमित के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। 1 साल पहले जब वो नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो अमित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास हो गया था। परंतु कुछ दिनों पहले जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफी खर्चा आ गया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वो घर पर ही अब आराम किया करते थे। आज जब दिल के मरीज राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयाँ लाने के लिए कहा तो बेटे ने टका सा जवाब दे दिया, पिताजी, दवाइयाँ लाने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वे सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। 2 दिन बाद जब आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूंगा। और वैसे भी अगर 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अभी ये बातें चल ही रही थी कि उनकी बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर बाहर आई। दरवाजे पर खड़े होकर वो बोलने लगी, अब चलिए भी, मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। पापा, आज हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। अमित अपने बेटे और पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ गया और हंसते बतियाते वे तीनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी के दिल को तोड़कर रख दिया था। कुछ देर तक तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बीमारी की हालत में भी अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती हुई सुधा जी सोचने लगी कि यही वो बेटा है जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके पिताजी इसके लिए दवाई लेकर आया करते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके सिर पर पट्टियां किया करती थी और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। आज इसी बेटे को अपना वीकेंड मनाना हमारी दवाइयों से ज़्यादा जरूरी लग रहा है। सोचते सोचते सुधा जी खाना बनाकर अपने कमरे में ले आई। राम प्रकाश जी का उदास चेहरा देखकर वो कहने लगी, अजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक से कुछ पैसे निकलवा कर ले आऊँगी और आपकी दवाइयाँ भी ले आऊँगी। अरे नहीं सुधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल ही मैं टहलते हुए चला जाऊँगा और अपनी दवाइयाँ ले आऊँगा। राम प्रकाश जी और सुधा जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह वे 2 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था राम प्रकाश जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वो अपने बेटे और बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम प्रकाश जी दवाइयाँ लेने के लिए निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे और सोचने लगे, जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर नियुक्त हो गया था उस समय हम लोग कितने खुश थे और अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वे परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम प्रकाश जी ने सुधा पर ही छोड़ दी थी और सुधा जी हमेशा यही चाहती थी
कि अमित अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर अमित ने बता दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ उसकी कंपनी में काम करती है। अमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुधा जी और राम प्रकाश जी ने भी उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा के बात करने का ढंग और उसके परिवार के लोग बड़े ही अच्छे लगे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सीमा उनके घर दुल्हन बनकर आ गई। 2 दिन बाद ही अमित अपनी पत्नी सीमा के साथ घूमने फिरने के लिए चला गया था। घूम फिर कर आए तो उनकी बहू सीमा बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय ये बात उन्होंने ये सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटे और बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुधा जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। अमित और सीमा दोनों एक साथ ही दफ्तर के लिए निकलते थे। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को वो अमित के साथ ही घर पर वापस आती और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी सुधा जी ही करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। सुधा जी और राम प्रकाश जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि जब कभी उसकी ननद अनु भी उससे मिलती तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। अनु ने भी ये बात महसूस की कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। ये बात सुधा जी और राम प्रकाश जी के मन में बहुत ही खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और राम प्रकाश जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम प्रकाश जी और सुधा जी एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर देते हैं और शाम के समय राम प्रकाश जी कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। इस तरह से वो बहुत ही अच्छे से अपनी रिटायरमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद ही राम प्रकाश जी के सीने में दर्द रहने लगा और अचानक ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ ही खत्म हो गया उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगे यही इंसान की औकात है, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर वे घर को वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी जहाँ पर उन्हें जलेबियाँ दिखाई दी। सुधा को जलेबी पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं, ये सोचकर राम प्रकाश जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम के समय जब बेटा और बहू घर पर आए तो राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा और बोला, आप जानते हैं कि जलेबियां आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। एक तरफ तो हम दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने के लिए गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बनती देखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबियाँ ले आया था। ये सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियाँ कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं उन्हीं से ये लेकर आया हूँ और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं।
एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो गए, ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। अमित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप ऐसे फालतू बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं, इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते, कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। राम प्रकाश जी और सुधा जी अपने बेटे बहू के बात करने के इस अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गए। कैसी बात करती हो बहू, हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो और क्या, कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, वो ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में ही अपनी सहमति जता रहा हो। उधर सुधा जी को ये सोच सोच कर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डट कर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये सोचकर सुधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया और भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सुधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ना पाई। भैया और भाभी रात को राम प्रकाश जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब अमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सुधा जी राम प्रकाश जी से कहने लगी कि अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर सुधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुधा ये तुम कैसी बातें करती हो? यह घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपके बेटा और बहू होगी। उन दोनों की बातों ने राम प्रकाश जी और सुधा जी को बहुत ही हौसला दिया। लेकिन जब वे चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुधा जी वैसे ही खाना बनाती रहीं। अमित और सीमा बेशर्म बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। राम प्रकाश जी के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुधा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राम प्रकाश जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी, अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा और बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो घर पर ये सब लोग आए हुए हैं। पिताजी आज कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? राम प्रकाश जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र करो, लो जलेबियाँ खाओ। जब सब लोग पहुँच गए तो राम प्रकाश जी के एक मित्र ने बोला, अरे भाई अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब राम प्रकाश जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं अब किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्च उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। ये कहकर वो अपने बेटे और बहू की तरफ देखने लगे और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। इन्होंने अपने दफ्तर में मुझे अकाउंटेंट की नौकरी दे दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पी कर और उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब सब लोग चले गए तो राम प्रकाश जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया
और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्च होता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा लिया करते थे। आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ही आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने निकल जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा हैं। अपने पिता की ये बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वह बेहद शर्मिंदा भी हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर शिकन तक न थी। राम प्रकाश जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसे लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब ये बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर अमित सन्न रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। बहू बेटा दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी खर्चे अलग से। अमित ने अपनी पत्नी सीमा को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बड़ी ही गलती हो गई। अमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो भी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्यारा है। बेटा, हम भारतीयों का दिल कुछ ऐसा ही होता है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं इस मकान पर हमारा हक रहेगा और हमारे मरने के बाद ये मकान तुम्हारा होगा। आज अमित और सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी।